नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इंडिया जीके के और जीएस के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो इसमें हम बात करेंगे इंडिया जीके और साइंस के क्वेश्चनों पर, जो कि आपके हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस में जो एग्ज़ाम और साथ साथ जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, जिसमें इंडिया जीके पूछी जाएगी। तो उसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इसमें सभी के सभी हम एसएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं उन सभी को संग्रह किया है और उन्हीं को हम इसी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, कि जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इंडिया जीके और साइंस से, जो हर बार एसएससी पूछती है। तो इसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और आज हमारा इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले भी हमने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो इसी हिसाब से हमने जो 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, तो लगभग हमने अभी तक 200 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। और इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम टोटल 5000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो एचएससी ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। तो आपसे पूछा है कि कौन सी सन में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1885 में ही मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। आप सभी से एक कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप बताएं कि 1585 में और किसकी स्थापना की गई थी। तो यह क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी 1885 में एक संस्था की स्थापना की गई थी। यह आपको बताना है कि कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि मर्द घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। तो मर्द घाटी की बात करें तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अत्यधिक उष्णता के कारण यह प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मर्द घाटी, जो कि अत्यधिक उष्णता के कारण जानी जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आपके सामने 3 कथन दिए हैं और उनमें पूछा है कि जलोढ़ मृदा के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्व तट की नदियाँ, डेल्टाओं और नदियों घाटियों में पाई जाती है। वहीं दूसरा है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। वहीं तीसरा है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा है। तो नई जलोढ़ मृदा जो लेके आते हैं उसे बांगर नहीं, उसे खादर के नाम से जानते हैं। तो यह कथन तो असत्य हो जाता है। तो इसलिए जिसमें भी 2 दिया है वो असत्य हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जलोढ़ मृदा में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो यह कथन भी सत्य है। तो जिसमें 3 नंबर दिया है वह कथन सत्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन 1 और कथन 3 नंबर सत्य है, बाकी 2 नंबर कथन असत्य है, क्योंकि बांगर नहीं होगा, यहाँ पर खादर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस स्थिति में जो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी हैं उनके बारे में पूछा है कि उनकी स्थितियाँ क्या होती है। तो उनकी स्थितियों की बात करें तो वह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है।
तो यूरेनियम के भंडार सबसे ज़्यादा कौन से देश में पाए गए हैं, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है यूरेनियम के भंडारों के रूप में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें पूछा है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी एक तरफ सीमाओं के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सागर और जो चैनल है उन्हें दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पहला है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह है, तो यह कथन सत्य हो जाता है। वहीं अगला है कि डोवर जलडमरू, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य है, तो यह कथन भी सत्य हो जाता है। अगला है मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन के मध्य है, तो यह कथन भी सत्य हो जाता है। तो इसीलिए सम्मिलित नहीं है उसके बारे में पूछा है, तो राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो डेविस जल संधि है वह बेफिन खाड़ी और प्रशांत सागर के मध्य नहीं है। तो इसलिए केवल ऑप्शन 4 वाला कथन ही असम्मिलित है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि ओलिव रिडले कछुए का स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो ओलिव रिडले कछुए की बात करें तो उसका कौन सा स्थल सबसे प्रमुख माना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भितरकनिका स्थान जो है, जो कि ओलिव रिडले कछुए के नाम से प्रचलित है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ओ ए, यानी भितरकनिका। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि किसी वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, यानी ऐसा कौन सा वन क्षेत्र है जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेज़न के जो वर्षा वन क्षेत्र हैं उन्हें पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेज़न के वर्षा वन जो है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो यह किसकी संकल्पना थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एजी टांसले के द्वारा ही पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है। तो पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिया है। तो आपके सामने है, पहला है नर्मदा नदी, दूसरा है माही नदी, तीसरा है ताप्ती नदी और चौथा है महानदी। तो इनमें से कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी। ये तीनों की तीनों अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि महानदी है जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर यानी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें से पश्चिम की ओर पूछा है तो नर्मदा, माही और ताप्ती नदी हो जाती हैं, जो कि पश्चिमी और यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह आपसे पूछा है। तो इसके अभिक्रिया की बात करें
तो यह कौन सी अभिक्रिया में आती है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हम उसे उदासीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑक्सीकण नहीं है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भोजन का पचना यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया में नहीं आता है, बल्कि दहन, अवक्षेपण और शोषण ये तीनों के तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आते हैं, जबकि भोजन का पचना यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया में नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ग्रेफाइट अधातु होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कि रबड़ निम्न में किसका बहुलक है। तो रबड़ का निर्माण कौन से बहुलक से हुआ है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी आइसोप्रीन के द्वारा ही रबड़ का निर्माण किया जाता है। तो आइसोप्रीन बहुलक के द्वारा ही रबड़ का निर्माण होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो यह कौन से दर्पण में होता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा वास्तविक जो वस्तु होती है उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल एवं उत्तल दर्पण। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है। तो मिश्रण के पृथक्करण की विधि के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। यानी जो जितनी भी यहाँ पर विधियाँ दी गई है ये सभी के सभी मिश्रण को पृथक करने के लिए दी गई है। पहला है रवाकरण, दूसरा है आसवन, तीसरा है निस्पंदन और चौथा है उध्रुवपातन। तो यह सभी के सभी मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी के सभी विधियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से बात करें तो कौन से हार्मोन का स्राव होता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये तीनों के तीनों हार्मोन होते हैं जो कि मादा जनन अंग से प्रभावित होते हैं, यानी स्रावित होते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है सूची, यानी जिसमें विटामिन दी गई है और उससे संबंधित प्रभाव दिया है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सी विटामिन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेकोफेरॉल की बात करें तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेकोफेरॉल कौन सी विटामिन को कहा जाता है। तो टेकोफेरॉल की बात करें तो यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो टेकोफेरॉल की बात करें तो यह
मुख्य रूप से जनन क्षमता पर कमी के बारे में बताता है, यानी टोकोफेरोल की कमी होने पर जनन क्षमता की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी ए का 3 हो जाता है। तो यह कौन कौन से में है, तो यह बी और सी में दिया है, इसीलिए ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। आगे है नेप्थोक्विन, तो यह कौन से में दिया गया है, तो यह आपको देखना है। तो उसी के आधार पर अगर हम इसकी बात करें तो नेप्थोलिन जो कि चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक खतरा होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से नेप्थोलिन जो कि विटामिन के की तरह कार्य करता है, तो यह ए हो जाता है, यानी अब जिसमें दो बी का ए दिया है तो वह राइट हो जाता है। तो बी का ए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, तो इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी टोकोफेरोल जो कि जनन क्षमता की कमी, और नेप्थोक्विन की बात करें तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक खतरा होता है। वहीं थायमिन की बात करें तो यह बेरी रोग से संबंधित है। वहीं साइनोकोबालामिन की बात करें तो यह तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों के संबंधित है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन की बात करें तो इसका अंतर्ग्रहण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह आपसे पूछा है, या कौन से अंग से होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन ग्रहण किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से पूछा है ऊर्जा का मात्रक कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जूल, जो कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो सहकारी समितियों की बात करें कि उनका जोनी उपबंध कौन से भाग में किया गया है संविधान के, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि नीचे जो कथन दिए हैं उनमें से सही कथन की पहचान करनी है। तो आपके सामने 2 कथन दिए हैं, तो उनमें से सही पहचान करनी है कि कौन सा इसमें सही होगा। पहला है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय मुख्य रूप से 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो पहला कथन तो असत्य हो जाता है। वहीं दूसरा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो यह कथन सत्य हो जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 क्या है और अनुच्छेद 226 क्या है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। तो इसीलिए इसका केवल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी केवल 2 नंबर कथन सत्य है, 1 नंबर कथन असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो आपके सामने 4 मौलिक कर्तव्य दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें पूछा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो यह कथन सत्य हो जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो यह कथन भी सत्य हो जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, तो यह कथन भी सत्य हो जाता है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य है, तो यह कथन असत्य हो जाता है। तो इसमें सही कथन के बारे में बात की गई है, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये तीनों कथन सत्य हैं, बाकी 4 नंबर कथन असत्य है। अभी तक 10 ही मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 12 नहीं होगा, 10 मौलिक कर्तव्य होंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 नंबर तीनों के तीनों कथन सत्य है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसमें पूछा है कि
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो आपके सामने 3 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सी कथन सत्य है। तो पहला है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को द्विवीय शक्तियां स्थानांतरित की गई थी, तो यह कथन सत्य हो जाता है। दूसरा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, तो यह कथन भी सत्य है। तीसरा है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, तो यह कथन भी सत्य हो जाता है। तो 1919 में यह तीनों विशेषताएं प्रमुख थी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन मैथाई को सबसे पहले स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मैथाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, यानी इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन से नहीं है वह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करना, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है। बाकी कुटीर उद्योगों का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार और राज्य पोषण एवं आजीविका सत्र यानी जीवन सत्र को बढ़ाना एवं सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करना, यह सभी के सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत माने गए हैं। जबकि इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह इसका सिद्धांत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत यानी जो हड़प नीति थी के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, यानी जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो व्युत्पत्ति सिद्धांत जारी किया गया था, तो उनमें से किस राज्य को उन्होंने अपने राज्य में लागू नहीं किया था, उसके बारे में पूछा है कि कौन सा उसमें शामिल नहीं था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो अवध था वह इसमें शामिल नहीं था। बाकी सतारा, बघाट और झांसी इन तीनों को व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवध को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो शारदा अधिनियम की बात करें जो कि बाल विवाह रोकने के लिए किया गया था, तो यह कब पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 1930 में शारदा अधिनियम को पारित किया गया था, जो कि बाल विवाह रोकने से संबंधित था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि शारदा अधिनियम किसके लिए, यानी इसको कब पारित किया गया था और किसके लिए किया गया था। तो यह बाल विवाह रोकने के लिए किया गया था और सन 1930 में इसे पारित किया गया था। तो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें पूछा है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो प्रथम किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी NG रंगा के द्वारा भारतीय किसान स्कूल की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, NG रंगा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था।
तो इंडियन मिरर समाचार पत्र की बात करें तो इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। तो पृथक निर्वाचन पद्धति को कौन से अधिवेशन में अस्वीकार किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था यानी 1909 में, उसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1909 लाहौर अधिवेशन में उसे अस्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं है। तो आपके सामने जो 4 कथन दिए हैं उनमें से पूछा है कि जलियांवाला बाग कांड से संबंधित इनमें से कौन सा कथन नहीं है। तो पहला है, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। तो यह कथन सत्य हो जाता है। वहीं दूसरा है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह कथन भी सत्य है। तो तीसरा है, इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो यह कथन भी सत्य है। और अगला है, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, तो यह कथन असत्य हो जाता है। केवल जो पहले 3 कथन है वह सत्य है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें पूछा है कि भारत में चांदी का सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी। तो चांदी के बारे में पूछा है कि कौन से काल में सबसे पहले पाई गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा सभ्यता के काल में भारत में चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें पूछा है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछा है कि शिलादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्ष के द्वारा शिलादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ष के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। यानी ऐसा कौन सा संत है जिसे कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी चैतन्य महाप्रभु को मुख्य रूप से कृष्ण और विष्णु का अवतार माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु को। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें पूछा है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि भागलपुर बिहार में की गई थी, तो इसका शासन यानी कौन से शासक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से कौन से शासक के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी धरपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश के शासक थे, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर में की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धरपाल के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए कौन से शासक थे जिन्होंने अपने राजवेद जीवक को भेजा था।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बिंबिसार थे उन्होंने अपने जो राजवीर थे जिसका नाम जीवक था, उन्हें अपने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए उन्होंने भेजा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से कौन से शासक जुड़े हुए थे, तो इसका जवाब भी बिंबिसार हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो कौन सा शासनकाल था जिसमें इब्न बतूता भारत आया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वहीं अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है 42, पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह मुख्य रूप से किस प्रकार की सभ्यता थी, तो यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह मुख्य रूप से कांस्य युगीनी सभ्यता मानी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युगीनी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा है कि तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक के रचयिता कौन थी। तो तारिक ए मुबारक शाही की बात करें तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी याह्या बिन अहमद सरहिंद के द्वारा तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, याह्या बिन अहमद सरहिंद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का काल सबसे लंबा रहा था। तो ऐसा कौन सा वायसराय है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो कि वायसराय के रूप में सबसे लंबा रहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिनलिथगो। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में। इसमें पूछा है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान में किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो एनाटॉमी में मुख्य रूप से जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसमें पूछा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य रूप से किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो यह आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो विदेशी निवासियों की आय होती है उसे जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवासियों की आय इसमें शामिल नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें पूछा है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डेज की बिक्री खरीद को क्या कहते हैं। तो बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जो सरकारी बॉन्ड की बिक्री और खरीदारी की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह होती है ऑपरेशन मार्क यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बाजार में मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण करना होता है तो सरकार के द्वारा जो बॉन्डों की बिक्री या खरीदारी की जाती है तो यह ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। तो पहला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है इज एंड डूइंग बिजनेस, तीसरा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट और चौथा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर यानी 49 है, जिसमें पूछा है कि भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना की बात करें तो यह सन 1982 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 1982 में भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। वहीं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी IMF के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसमें हमने जीके और साइंस को कवर किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।